मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथलॉजिकल। इन दिस सेशन डूइंग सम इंपॉर्टेंट लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस फॉर जेपमैट एग्जामिनेशन। स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में सेशन को भी लाइक कर देना। यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT एंड ऑल्सो ज्वाइन व्हाट्सएप चैनल एज वेल। सो सबसे पहले DI सेट लेते हैं और फिर उसके बाद में सेपरेट क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट विल बी हैविंग अ DI सेट विद 5 क्वेश्चंस। तो दिस इज अ सिंपल बार ग्राफ बेस्ड सेट और हमें डेटा गिवन है फॉर प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर टोटल 7 years from 1989 to 1995. First question is, which year showed the greatest percentage increase in profit as compared to the previous year? Greatest percentage increase in the profit as compared to previous year. और प्रॉफिट का हमारा बार है ब्लू बार है, ठीक है। सो प्रॉफिट हमारा 20 यूनिट्स हुआ है 1989 में, फिर 25 हुआ है, 20 से 25 यानी कि 5 का इंक्रीज आया है। सो बेसिकली प्रॉफिट कितना है इंक्रीज हुआ, 25%। क्या परसेंटेज मैक्सिमम वैल्यू कब आया है ये देखा है, ये देखना है। फिर 25 से 30 हुआ है फ्रॉम 1990 टू 1991, यानी कि अगेन 5 का इंक्रीज है। बेस तो सेम है, इंक्रीज तो अभी भी 5 का ही है, बट बेस अब हमारा चेंज हो गया। बेस पहले 20 था, अब हो गया 25। तो बेस बढ़ रहा है। अगर हमारा चेंज एब्सोल्यूट है, चेंज सेम है, एब्सोल्यूट चेंज सेम है, बट अगर बेस बढ़ा है तो परसेंटेज वैल्यू डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 5/25 यानी कि 20% का चेंज आया है। फिर 30 से 40 हो गया यानी कि 10 का इंक्रीज आया है। बट 10 का इंक्रीज आया है ये हमारा 30 के बेस पे, तो इंक्रीज आ गया हमारा 33.33%। फर्दर 40 से 50 10 का ही चेंज आया है, बट अब चेंज आया है 40, बेस बढ़ गया है, परसेंटेज वैल्यू 25% हो गया, कम हो गया। और उसके बाद भी अगेन हमारा 10 का इंक्रीज ही आया दो बार सक्सेसिवली, बट परसेंटेज वैल्यू कम होगा। तो हाईएस्ट वैल्यू कब आया हमारा, फॉर 1992। फॉर 1992 ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर वॉज द परसेंटेज ग्रोथ इन एक्सपेंडिचर मैक्सिमम एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर? सेम चीज करना है, इस बार में एक्सपेंडिचर के लिए करना है। परसेंटेज ग्रोथ मैक्सिमम कब है एक्सपेंडिचर का कंपेयर टू प्रीवियस ईयर? सो यहाँ पे चेंज आया है 102 से हुआ है 110। 8 कंट्रीज आए 102 में, यानी कि रफली 8% का चेंज आया है, 8% ऑलमोस्ट। फिर फ्रॉम 110 टू 115 5 का इंक्रीज आया, बट बेस 110 है, तो हमारा दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 5%। 5% थोड़ा छोटा वैल्यू आएगा, तो डेफिनेटली मच लेस देन 1990। हालांकि ऑप्शन 1991 दिया भी नहीं है। सो 1991 से जाएंगे आगे 1992 में। सो 115 से 125 पे गए, तो इंक्रीज आया है 10 का, 10/115। सो ये 8% से स्लाइटली हायर वैल्यू होगा, बट हमें एक्जैक्टली कंपेयर करना पड़ेगा, तो इसको होल्ड पे रखते हैं। दिस माइट बी द पॉसिबल आंसर। दो केसेस में हमें 1990 और 1992, और फिर 1992 से 1993 में जाएंगे, फिर से चेंज आया है 10 का, बट इस बार हमारा बेस क्योंकि बढ़ गया है, तो या तो आंसर 1992 होगा या फिर 1990 होगा। इजंट इट सो? क्योंकि अब हमारा बेस बढ़ गया है 10/125। इनफैक्ट 10/125 ये कितना है हमारा, ठीक है। दिस इज बेसिकली 2/25 यानी कि 8%। इनफैक्ट ये वैल्यू 8% आ रहा है हमारा। 10/125 into 100, that is 8%. So this value here from 115 to 125, यहाँ पे clearly 8% ज़्यादा वैल्यू आया है, isn't it? और इस केस में हमारा 8/102 था, तो दिस वॉज स्लाइटली लेस देन 8%, थोड़ा सा छोटा था 8% से। तो हायर वैल्यू आया है 1992 में। इसके बाद में 135 से 140 हुआ है, यानी कि 5 का ही इंक्रीज आया, तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 4%, उससे भी कम है। फिर 140 से 150 आया, 10 का इंक्रीज आया, बट बेस 140 है, तो दिस इज रफली 7%। तो हाइएस्ट वैल्यू आया हमारा फॉर 1992। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर वैल्यूज और भी ज़्यादा क्लोज होती तो हम कंपेयर कर लेते फ्रैक्शंस को। एक केस में हमारा इंक्रीज हुआ है 8 का ऑन द बेस 102। ओके, 8/102 जो कि रफली आ रहा है हमारा, क्या आएगा, 4 से डिवाइड 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4/51 हो गया। और सेकंड केस वैल्यू आ रहा है हमारा, दैट इज इक्वल टू 10/115, जो कि हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2/23। तो 4/51 एंड 2/23, डायरेक्टली भी देख सकते हो, दिस इज 4/46। ठीक है, सो न्यूमरेटर हमारा सेम है, बट डिनोमिनेटर का वैल्यू स्मॉलर है, तो डेफिनेटली दिस वैल्यू विल बी हायर। 2/23 या 4/46 हायर होगा। अदरवाइज क्या करेंगे, अदरवाइज हम ये करते हैं, 4/51 है, 2/23 है, ठीक है। अगर इस तरह से कंपेरिजन आसान नहीं होता, तो मल्टीप्लाई करते, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 × 23 92 आया था ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 50 × 2 102 आता ऑन द राइट हैंड साइड। तो क्लियरली 102 इज मच हायर देन 92, तो सेकंड फ्रैक्शन हमारा हायर होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज रेवेन्यू कलेक्टेड इन द गिवन 7 years इज अप्रॉक्सीमेटली विच आर द फॉलोइंग वैल्यूज? एवरेज रेवेन्यू हमारा कितना होगा? सो 7 years का टोटल है, टोटल कर लेते हैं, 120 + 130 250, 250 + 145, दैट इज 395, 395 495 + 65, तो 560 होगा। 560 + 195 660, 745,
945 तो आ गया 1165 और 7 ईयर्स टोटल आया 1165 डिवाइड बाई 7 तो 7 46 बचा 7 6 42 और फिर 45 तो 166 एंड 3/7 तो रफली 167 लैक्स अपना आंसर होगा ऑप्शन बी। सारी वैल्यूज लैक्स में गिवन होगा, वो चीज़ डेटा में मेंशन नहीं है, ठीक है, बट द पॉइंट इज के आंसर हमारा विल बी ऑप्शन बी ₹167 लैक्स। ओके, ऑल दीज वैल्यूज आर इन लैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेंडिचर फॉर द 7 years टुगेदर फॉर्म व्हाट परसेंट ऑफ द रेवेन्यू ड्यूरिंग द सेम पीरियड। एक्सपेंडिचर हमारा रेवेन्यू का कितना परसेंट होगा फॉर ओवरऑल डेटा, फॉर डेटा ऑफ 7 years। ओके, तो एक तरीका तो ये हम सारा के सारा एक्सपेंडिचर फॉर 7 years निकालें और फिर अल्टीमेटली सॉल्व करें, बट क्या हम यहाँ पे ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं? तो थोड़ा सा ग्राफ का यूज़ करना भी सीखते हैं, क्योंकि कई बार उससे भी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, एक ग्राफ हमारे दिख रहा है हमें रेवेन्यू का, ठीक है, दैट इज द ग्रीन वाला ग्राफ, एंड एक्सपेंडिचर वाला ग्राफ है हमारा ऑरेंज वाला ग्राफ। ठीक है, सो ग्रीन वाले ग्राफ को अगर वैल्यू देखो 120 130 145 165 एंड सो ऑन टिल 220, ये वैल्यूज आ रही है हमारी, और एक्सपेंडिचर वाले ग्राफ की वैल्यूज भी कंसिस्टेंटली वैसे इंक्रीज कर रहा है 102 110 115 125 135 140 150। तो क्या यहाँ से देख के तुम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि सारी वैल्यूज अगर हम ऑब्जर्व करें तो सारी वैल्यूज कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर की वैल्यूज इन कंपेरिजन टू रेवेन्यू हर एक ईयर के लिए रफली 70 से 80% के बीच की वैल्यूज आ रही है। क्या इतना ऑब्जर्व कर पा रहे हो? तसल्ली से एक बार देखो, ऑब्जर्व करो। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में 70 से 80% के बीच की वैल्यूज आ रही है, कहीं पे 85% हो सकता है एक दो केसेस में, बट अदरवाइज अगर हम सबसे ज़्यादा गैप भी देखें कहीं पे, ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वैल्यू क्या है, दिस इज रफली 120 के बेस पे आ रहा है 102, यानी कि दिस इज 85% के आसपास, इनफैक्ट एग्जैक्टली 85% ही। 130 के लिए 110 है, तो 13 8 104, यहाँ पे भी 85% के आसपास ही वैल्यू आ रहा है। 145 के लिए वो 115, तो यहाँ रफली 80% के आसपास वैल्यू आ रहा है। 14 8 112, रफली 80% के आसपास वैल्यू आ रहा है, थोड़ा सा छोटा आ रहा है 80% से। ठीक है, ये वैल्यूज एक्जैक्टली निकालना नहीं है, बट समझना है। क्या हम ग्राफ को देख के ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हमारा जो एवरेज होगा, एवरेज चूंकि हमें चाहिए, एक्सपेंडिचर फॉर 7 years इज व्हाट परसेंट ऑफ रेवेन्यू, तो क्या ये कंफर्म कह सकते हो कि ऑप्शन बी या फिर सी आंसर नहीं होगा? कि 62% तो नहीं आ सकता, क्योंकि सारे केसेस में वैल्यू 62% से ज़्यादा आ रहा है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा भी गैप है वहाँ भी वैल्यू हमारा 62% से ज़्यादा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा गैप आ रहा है इस केस में, देख ली 220 जब हमारा रेवेन्यू है, तो 150 हमारा उस केस में आ रहा है एक्सपेंडिचर। यहाँ पे 70 का गैप आ रहा है, रफली 130 का गैप आ रहा है, तो 67% इस केस में हमारा निकल रहा है एक्सपेंडिचर, और बाकी केसेस में से ज़्यादा ही आ रहा है। तो डेफिनेटली क्या यहाँ पे हम अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि हमारा 67% या फिर 62% तो आंसर नहीं हो सकता है, दोनों आंसर पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली कुछ केसेस में 70% है, कहीं पे 72% है, कहीं पे 75% होगा, कहीं पे 80% है, कहीं 85% है, तो क्या एवरेज हमारा 83% हो सकता है? ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हायर वैल्यूज हैं एक दो, बस वहाँ पे ही हमारा एवरेज 85% के आसपास पहुंच रहा है। उन्हीं केसेस में एवरेज 85% एवरेज नहीं, उन केसेस का ही वैल्यू हमारा 85% के आसपास पहुंच रहा है, तो ये भी हमारा एवरेज होना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बाकी वैल्यूज मच लोअर हैं। तो हमारा आंसर तो ऑप्शन ए के अलावा कुछ भी और पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन एक सीखा कि अगर हम ग्राफ को अच्छे से देख पा रहे हैं और वैल्यूज ऐसी वेरिड हैं, तो क्या हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि ऑप्शन बी, सी और डी आंसर नहीं हो सकते। बी सी इसलिए नहीं हो सकते वो मच लेसर है, और डी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो काइंडली हायर है, वो काइंड ऑफ हायर है। तो हमारा आंसर सिवाय ऑप्शन ए के कोई भी और ऑप्शन नहीं पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली कैलकुलेट भी करेंगे, बट क्या इतनी बात देख पा रहे हो? ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को प्रॉपरली, एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमने काउंट तो कर ही लिया है, एक्सपेंडिचर वाला रेवेन्यू वाला केस तो काउंट हमने किया हुआ 1165 आया, एक्सपेंडिचर को काउंट कर लेते हैं। तो 102 प्लस 110 212 327 452 597 52 था, 587 687 प्लस 40, तो 723 873। आई होप कैलकुलेशन ठीक किया है मैंने। ठीक है, तो एट नहीं, कैलकुलेशन में गड़बड़ किया है। 102 प्लस 110 ठीक किया है, 15 प्लस 2 17, सो 212 327 452 587, ठीक है, और 290। हाँ, तो 877 होगा, 873 नहीं होगा। और हमारा रेवेन्यू था टोटल 1165, तो रफली कितना परसेंट आएगा? अगेन यहाँ पे आने के बाद भी हम क्लियरली देखते हैं 75% के आसपास होगा, कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट करें तो 900 बाई 1200, क्योंकि ऑप्शन सारे दूर दूर हैं,
तो उसके आसपास की वैल्यू है, 3/4 के आसपास की वैल्यू 75% आएगा। और भी ज़्यादा अगर सारे ऑप्शन पास होते, 73%, 74%, 75%, इस तरह के ऑप्शन होते, बहुत क्लोज होते, तो हमें और भी एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ता। ठीक है, तो वहाँ पे कैसे देखते हैं हम, 1165 है तो पहले तो 50% निकाल लो इसका, 50% हो जाएगा 582.5। ठीक है, अब अगर 25% देखेंगे तो उसका भी हाफ होगा, दैट विल बी 291.25। ऐड करके कितना आ रहा है, 580 प्लस 290, 870, 873.75, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 877। तो ऑलमोस्ट आसपास ही आ रहा है, तो ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the profit in 1996 shows annual rate of growth as it has shown in 1995 over the previous year, then what approximately will be the profit of 1996? 1996 का प्रॉफिट रफली हमारा क्या होगा? तो 1994 में प्रॉफिट आया 60 का, 95 में प्रॉफिट आया 70 का, तो 10 का इंक्रीज आया 60 से 70 हो गया, तो इंक्रीज आया 10 का, यानी कि रफली इंक्रीज क्या है 10/60, तो दैट इज 16.66%, यानी 1/6 का इंक्रीज आया, 1/6 का इंक्रीज आया। और यही हमें सेम इंक्रीज चाहिए एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ नेक्स्ट ईयर के लिए भी, तो कितना इंक्रीज आएगा, 70/6 का इंक्रीज आएगा, 70 प्लस 70/6, जो कि रफली आएगा हमारा 12 के आसपास, तो 70+12 ऑप्शन बी, ₹82 लाख शुड बी द प्रॉफिट, क्योंकि सारी वैल्यूज हमारी लैक्स में ही गिवन है, इजंट इट सो? ठीक है, सो दिस वाज द डीआई सेट। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ पजल बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, विच प्रोजेक्ट डज जेड हैंडल एंड ऑन विच डे? Three measures X, Y, and Z are there. They handle three distinct projects: fintech, edtech, and agritech. Across 3 days, Monday, Tuesday, and Wednesday, no manager handles the same project or works on the same day as another. अब इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें, ठीक है, तो X, Y, and Z, और फिर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक तो आगे हमारा प्रोजेक्ट इस फील्ड में है, और फिर कौन से डे पे एक्टिव है ऊपर से। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, वाई हैंडल करता है एडटेक, वाई हैंडल्स एडटेक एंड नॉट ऑन मंडे, तो या तो ट्यूसडे होगा या फिर वेडनेसडे होगा। द मैनेजर हु हैंडल्स फिनटेक वर्क्स ऑन ट्यूसडे, पर्सन हैंडलिंग फिनटेक वर्क्स ऑन ट्यूसडे। तो वाई के लिए हमें डेट कंफर्म हो गया, बिकॉज ही इज नॉट हैंडलिंग द प्रोजेक्ट ऑन मंडे, ट्यूसडे को फिनटेक वाला हैंडल कर रहा है, तो एडटेक वाला डेफिनेटली वेडनेसडे को होगा, वेडनेसडे को होगा। एक्स वर्क्स ऑन द डे बिफोर जेड, एक्स वर्क्स ऑन द डे बिफोर जेड, तो वेडनेसडे ऑलरेडी हमारा ऑक्यूपाई हो गया, मंडे और ट्यूसडे बचे हैं, और मंडे और ट्यूसडे को हमें एलोकेट करना है एक्स और जेड को, और एक्स जेड से पहले वर्क कर रहा है, यानी कि एक्स मस्ट बी वर्किंग ऑन मंडे, सो जेड विल बी वर्किंग ऑन ट्यूसडे। और ट्यूसडे को फिनटेक वाला वर्क कर रहा है, तो जेड मस्ट बी वर्किंग ऑन फिनटेक। एडटेक हो गया, फिनटेक हो गया, बच गया एग्रीटेक, एक्स मस्ट बी वर्किंग ऑन एग्रीटेक ऑन मंडे। क्वेश्चन पूछा है जेड कौन सा प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है और कब हैंडल कर रहा है, फिनटेक ऑन ट्यूसडे, ऑप्शन ए इज द आंसर, ऑप्शन ए इज फॉर श्योर द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 executives A, B, C, D, and E sit around a circular table. 3 face inside, 2 at the center, and 2 face outside. फिर इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, 5 person in total are there. Such that A sits second to the right of B and both face inside. A भी inside face कर रहा है और B भी inside face कर रहा है, और A sits second to the right of B. तो inside face करोगे तो देखो राइट और लेफ्ट अलग होगा, आउटसाइड फेस करोगे राइट और लेफ्ट अलग होगा, बस यही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन बरतना है हमें। A sits second to the right of B, तो बी को मालूम हमने बैठा दिया इस पोजीशन पे, 5 पर्सन है, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो बी को बिठाया और बी इनसाइड फेस कर रहा है, सो बी इज फेसिंग इनसाइड, तो लेफ्ट विल बी ऑन दिस साइड, राइट विल बी ऑन दिस साइड, एंड ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में सेकंड है, सो ए इस पोजीशन पर नहीं होगा, ए विल बी ऑन दिस पोजीशन, और इनसाइड फेस कर रहा है ए बी। तो 3 पर्सन फेस कर रहे हैं इनसाइड एंड 2 आर फेसिंग आउटसाइड, 2 ऑलरेडी इनसाइड वाले में मिल गए, तीसरा पर्सन एक और होगा। सेकंड इन्फॉर्मेशन, सी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी एंड बोथ फेस आउटसाइड। सी और डी यानी कि एडजेसेंट बैठे हैं, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, एडजेसेंट बैठे हैं, तो यानी कि एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, सी एंड डी मस्ट बी ऑन दीज 2 लोकेशंस। तो बच कौन गया, ई बच गया, ई मस्ट बी सिटिंग ऑन दिस लोकेशन, एंड बोथ आर फेसिंग आउटसाइड, सी एंड डी बोथ आर फेसिंग आउटसाइड, दैट इंप्लाइज कि ई इज ऑल्सो फेसिंग इनसाइड, एंड सी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। अब जब दोनों आउटसाइड फेस कर रहे हैं, तो फिर फॉर आउटसाइड फेसर दिस विल बी लेफ्ट एंड दिस विल बी राइट, सो सी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी, यानी कि दिस मस्ट बी डी, और ये सी हो जाएगा, सारा पोजिशन हमारा फिक्स हो गया। व्हाट कैन बी सेड अबाउट डी, तो ई, तो ई इज
बिटवीन ए एंड बी एंड इज फेसिंग इनसाइड। तो फेसिंग इनसाइड, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया। फेसिंग इनसाइड सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बी, तो लेफ्ट ऑफ बी नहीं, राइट ऑफ बी है, तो बी भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी आंसर है, सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। All the students passed in a class and each one obtained a unique rank. Sushma got 7th rank and there are 4 boys ahead of her and 9 girls are behind her. So what is the total number of students in the class? Which piece of the information given in the alternative will additionally be required to answer this question? कौन सा एक piece information हमें मिल जाए यहाँ से we can definitely answer the question कि how many students are there in the class. Okay, तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है सुषमा got 7th rank. तो for first 6 ranks के बारे में तो नहीं पता, बट 7th रैंक इज फॉर सुषमा। और ये जरूर पता है कि इन फर्स्ट 6 पर्सन्स देयर आर 4 बॉयज, बिकॉज देयर आर 4 बॉयज एहेड ऑफ हर। तो इन फर्स्ट 6 पर्सन्स इफ देयर आर 4 बॉयज देयर मस्ट बी 2 गर्ल्स। तो 2 गर्ल्स आर एहेड ऑफ सुषमा एंड 4 बॉयज आर एहेड ऑफ सुषमा। सुषमा का नंबर है 7th एंड 9 गर्ल्स आर बिहाइंड हर। तो सुषमा के बाद में 9 गर्ल्स हैं। तो क्या गिवन इन्फॉर्मेशन हमें ये पता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? बिल्कुल पता है, क्योंकि 2 गर्ल्स आर अहेड ऑफ सुषमा। ठीक है, सुषमा इज ऑल्सो अ गर्ल और 9 गर्ल्स आर बिहाइंड सुषमा। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया? गर्ल्स हो गए 2 + 1 + 9, यानी कि 12 गर्ल्स आर देयर। बॉयज फाइंड आउट कर गए तो हमें पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बट बॉयज के बारे में एक ही इन्फॉर्मेशन पता है, दैट देयर आर 4 बॉयज अहेड ऑफ सुषमा। अब इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ऑप्शन है देयर आर 2 गर्ल्स अहेड ऑफ सुषमा, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, तो दिस इज नॉट रेलिवेंट क्योंकि हमें आंसर नहीं बता पाएगी और इस इन्फॉर्मेशन से पहले भी हमें ये बात तो पता ही थी। ऑप्शन बी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज इज 2:3। यहाँ से पता लगा सकते हो कि नंबर ऑफ गर्ल्स हमें पता है, तो नंबर ऑफ बॉयज यहाँ से पता चल जाएगा। यस, दिस इन्फॉर्मेशन इज सफिशिएंट। ऑप्शन सी नंबर ऑफ बॉयज इज मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, कुछ भी इन्फॉर्मेशन पता नहीं लगेगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हमें नंबर ऑफ गर्ल्स पता है, ये पता चल जाएगा कि बॉयज आर ग्रेटर देन 12, बट टोटल नंबर तो नहीं पता चलेगा ना, तो दिस इज नॉट सफिशिएंट। ऑप्शन डी अ गर्ल रैंक फर्स्ट इन द क्लासेस रेखा, कंप्लीटली इररेलेवेंट, जो कि हमें कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, बस इतना बता रहा है फर्स्ट रैंक वाली रेखा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द आंसर इन दिस केस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टिपिकल सिलोजिज्म बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कंक्लूजन क्या होगा। 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट है ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप्स, तो हमें यहाँ पे वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, सेट बनाने पड़ेंगे। तो ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप्स, मान लिया कंप्यूटर का सेट हमने ड्रॉ किया, तो ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप्स, यानी कि लैपटॉप सेट विल बी लार्जर दैन कंप्यूटर वाला सेट एंड कंप्यूटर वाला सेट विल बी कंप्लीटली इनसाइड लैपटॉप वाला सेट। ऑल लैपटॉप्स आर स्मार्टफोन्स, तो स्मार्टफोन वाला सेट के अंदर लैपटॉप वाला सेट आ जाएगा पूरा का पूरा। एंड देन सम स्मार्टफोन्स आर टैबलेट्स, सम स्मार्टफोन्स आर टैबलेट्स, तो ये ड्रॉ किया हमने टैबलेट वाला सेट एंड फॉर श्योर सम स्मार्टफोन्स आर टैबलेट्स, ये पोर्शन हमारा डेफिनेटली कॉमन है, स्मार्टफोन्स आर टैबलेट। और हमेशा जब भी कभी ऐसा डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तो हमेशा वर्स्ट के सिनेरियो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे जहाँ पे टैबलेट और लैपटॉप में भी कुछ कॉमन आ रहा है। पॉसिबल हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है कि टैबलेट और सम टैबलेट्स में भी लैपटॉप्स और सम लैपटॉप्स में भी टैबलेट्स, सम कंप्यूटर्स में भी टैबलेट्स ऑल्सो, तो दैट इज पॉसिबल। बट हम ऐसा डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे, डायग्राम हमेशा ड्रॉ करेंगे अपना वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो वाला, जितना हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से। कंक्लूजन नंबर 1, सम टैबलेट्स आर कंप्यूटर्स, क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट सम टैबलेट्स आर कंप्यूटर्स? कंक्लूड नहीं कर सकते। पॉसिबल है, अगर लिखा होता पॉसिबिलिटी तो यस पॉसिबल है, बट कंक्लूड नहीं कर सकते। सम स्मार्टफोन्स आर कंप्यूटर्स, तो सम स्मार्टफोन्स आर कंप्यूटर्स, ये बात तो सही है, लेकिन नहीं, बिकॉज ऑल कंप्यूटर्स आर स्मार्टफोन्स, तो डेफिनेटली वाइस वर्सा सम स्मार्टफोन्स आर कंप्यूटर्स, ये बात सही है, दिस इज करेक्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट नहीं है, फर्स्ट पॉसिबल है, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल प्रिज्म्स आर क्यूब्स, नो क्यूब इज अ स्फेयर, सम स्फेयर्स आर कोन्स, व्हिच ऑफ द कंक्लूजंस कैन बी ड्रॉन? ऑल प्रिज्म्स आर क्यूब्स, प्रिज्म का सेट विल बी कंप्लीटली इनसाइड द सेट ऑफ द क्यूब्स, देन नो क्यूब इज अ स्फेयर, यानी कि एक स्फेयर का सेट हमें बनाना है और क्यूब और स्फेयर में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बीच में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर उसको क्रॉस कर देंगे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट क्यूब से स्फेयर में नहीं जा सकता, जो भी एलिमेंट क्यूब में है वो स्फेयर में नहीं जा सकता। ठीक है, और स्फेयर वाला कोई भी एलिमेंट क्यूब में नहीं आ सकता, बिकॉज बीच में हमने ब्रिज ड्रॉ किया और फिर उसको तोड़ दिया, खत्म कर दिया ब्रिज को, तो क्यूब और स्फेयर में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, बिकॉज नो क्यूब इज अ स्फेयर। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, सम स्फेयर्स आर कोन्स, स्फेयर और कोन में देयर आर सम कॉमन एलिमेंट्स, और जो कॉमन है उसको हमने साथ में ड्रॉ भी कर दिया। अब फर्स्ट कंक्लूजन, सम कोन्स आर नॉट क्यूब्स, क्या हम ये फॉर श्योर कह सकते हैं कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट सम कोन्स विच आर नॉट क्यूब्स? क्या ये बात पक्की तरह से कही जा सकती है? बिल्कुल कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है?
बिकॉज हमें ये पता है, देखो क्यूब और स्फेयर में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब ये जो पोर्शन हमारा स्फेयर के बाहर आ रहा है कोन का, इसके बारे में तो हम कुछ भी कंक्लूसिवली नहीं कह सकते। भाई ये क्यूब का पार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये इनफैक्ट प्रिज्म का पार्ट भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसके बारे में कुछ भी कंक्लूसिवली नहीं कहा जा सकता। बट दिस पोर्शन ऑफ कोन विच इज इन साइड स्फेयर, क्योंकि सम एलिमेंट्स आर कॉमन बिटवीन स्फेयर एंड कोन। अब ये जो पोर्शन है हमारा स्फेयर का, ये कहीं से भी क्यूब में, इससे एक भी एलिमेंट हमारा क्यूब में नहीं जा सकता, ये और क्यूब में तो कॉमन नहीं आ सकता। तो दीज सम एलिमेंट्स, दीज कोन्स, सम कोन्स आर डेफिनेटली नॉट क्यूब्स। यस, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकंड, सम प्रिज्म्स बीइंग कोन्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जो पोर्शन हमारा बाहर आ रहा है ना, इसके साथ में पॉसिबिलिटी बनता है। तो यस, सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ऑप्शन सी इज द आंसर, दैट बोथ 1 and 2 फॉलो, क्योंकि पॉसिबल लिखा है ना सेकंड वाले केस में, तो यस दैट इज ऑल्सो ट्रू। फर्स्ट भी ट्रू है और सेकंड भी ट्रू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट कह रहा है ओनली कंपनीज दैट अडॉप्टेड एन ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम earned a profit of more than 15% this year. Company Delta did not adopt automated पेमेंट सिस्टम। ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कंपनीज ऐसी जिन्होंने अडॉप्ट किया है ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम, दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ मोर देन 15%। तो अगर हम देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा किसी कंपनी का प्रॉफिट है ग्रेटर देन 15%, तो ये कौन सी कंपनी होगी? दिस मस्ट बी अ कंपनी दैट इज अडॉप्टेड अ ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम, बिकॉज साफ साफ हमारा स्टेटमेंट कह रहा है ओनली, ओनली यूज कर रहा है कि ओनली कंपनीज दैट अडॉप्टेड अ ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम अर्न अ प्रॉफिट ऑफ मोर देन 15% दिस ईयर। तो प्रॉफिट अगर हमने किसी कंपनी का देखा दैट इज ग्रेटर देन 15%, तो दैट मस्ट हैव अडॉप्टेड ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम फॉर श्योर। ये बात हम कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। बट हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी ये स्टेटमेंट इस तरह का मेंशन है, इसका वाइस वर्सा कंक्लूड नहीं कर सकते, इसका वाइस वर्सा कंक्लूड नहीं कर सकते। अगर हमें पता है कि ए देन बी, तो इससे ये पक्का नहीं होता कि बी होगा तब भी ए होगा, जरूरी नहीं है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ये कंफर्म नहीं कर सकते। बट कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा? रूल ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या कहता है कि इफ ए देन बी, अगर कभी भी स्टेटमेंट देखे कि इफ ए देन बी, तो यहां से एक बात कही जा सकती है, क्योंकि ए है तब बी हमेशा है, हमेशा बी है, ठीक है। सो अगर बी नहीं है, इफ बी इज नॉट देयर, अगर हम कहें इफ नॉट बी, तो फिर ए भी नहीं होगा, तो फिर ए भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ए था तो बी होता, ठीक है, अगर ए था तो बी होता, बी नहीं है, इसका मतलब है कि ए भी नहीं होगा। है क्लियर है? अगर हम यही सेम अपने गिवन स्टेटमेंट के लिए बात करें, तो प्रॉफिट ग्रेटर देन 15% है, दैट एम्प्लाइज की कंपनी ने एपीएस अप्लाई किया होगा, ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम अप्लाई किया होगा, तभी प्रॉफिट उतना अर्न कर पाए, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या आएगा? कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या आएगा? वो ये कहेगा कि अगर एपीएस नहीं है, नॉट एपीएस, तो प्रॉफिट हमारा ग्रेटर देन 15% नहीं हो सकता। अगर एपीएस नहीं किसी कंपनी ने अप्लाई किया है, तो प्रॉफिट ग्रेटर देन 15% नहीं हो सकता। कंपनी डेल्टा ने अडॉप्ट नहीं किया है ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम, तो दैट एम्प्लाइज की कंपनी डेल्टा का जो प्रॉफिट होगा दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 15%। ये बात पक्की है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कंपनी डेल्टा डिड नॉट अर्न मोर देन 15% प्रॉफिट दिस ईयर, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, एवरी कंपनी दैट अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 15% और लेस दिस ईयर फेल्ड टू अडॉप्ट द ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम। क्या ये स्टेटमेंट हम कंक्लूड कर सकते हैं? ये स्टेटमेंट कंक्लूड नहीं कर सकते, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। देखो हर एक कंपनी जिसका प्रॉफिट 15% से ज्यादा आया है, दे हैव अडॉप्टेड ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम, पर इसका ये मतलब नहीं है कि किसी कंपनी ने अगर प्रॉफिट 15% से कम किया है तो उसने एपीएस अप्लाई नहीं किया होगा। ऐसा पॉसिबल हो सकता है फिर भी कि देयर माइट बी सम कंपनीज विच हैव अडॉप्टेड एपीएस सिस्टम बट स्टिल देयर प्रॉफिट इज लेस देन इक्वल टू 15%। सो ये कंक्लूजन सेकंड वाला हम ड्रॉ नहीं कर सकते, यही हमने डिस्कस किया स्टार्ट। इफ ए देन बी से वी कैन कंक्लूड कि इफ नॉट ए देन नॉट बी, बट ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि अगर बी है तो ए हमेशा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड वाला इनकरेक्ट है। ओके, ऑप्शन ए इज द आंसर, ओनली वन फॉलोज। हाँ, इस केस में बात था कि अगर इफ ए देन बी कह रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि नॉट ए का मतलब ये नहीं हुआ कि नॉट बी, ठीक है, ये नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, statement and course of action based question are given below is a statement followed by two courses of action. Read them carefully and decide which of the courses of action logically follow from the given statement. तो जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है दैट शुड बी अ प्रैक्टिकल वैल्यू होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, ठीक है, लॉजिकल होना चाहिए। स्टेटमेंट कह रहा है क्वालिटी ऑफ टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स हैज डिटेरियोरेटेड एंड पेरेंट्स प्रेफर टू एनरोल देयर चिल्ड्रन इन प्राइवेट स्कूल्स। सो दैट इज द स्टेटमेंट कि क्वालिटी ऑफ टीचर्स जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में दैट हैज डिटेरियोरेटेड।
and parents now prefer to enroll their children in private schools. Course of action number 1, the authorities should take immediate action to improve the quality of teachers in schools. लॉजिकल, सेंसिबल है, प्रैक्टिकल है, होना भी चाहिए कि अगर क्वालिटी ऑफ टीचर्स हैज डिटीरियोरेटेड और इसकी वजह से पेरेंट्स आर इनरोल्ड इन प्राइवेट स्कूल्स, तो अथॉरिटीज मस्ट टेक इमीडिएट एक्शन टू इंप्रूव द क्वालिटी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलो करता है. सेकंड, ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स शुड ईदर बी प्राइवेटाइज्ड और क्लोज्ड कंप्लीटली. तो क्या ये सही एक्शन होगा? क्या प्रैक्टिकल एक्शन होगा? क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स should be either privatized or closed completely? Definitely not. भाई कुछ पेरेंट्स प्रेफर कर रहे हैं, बट बाकी जो पढ़ा रहे हैं उनका क्या? और सारे स्कूल को प्राइवेटाइज कर दोगे, इसकी भी जरूरत नहीं है. ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कूल का अपना बेनिफिट है. ऐसा तो नहीं लिखा कि सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल में कोई भी जो भी फैसिलिटी मिली कुछ भी किसी भी मतलब का नहीं है. तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे जीरो इनरोलमेंट है, तो जो बाकी इनरोलमेंट है वो भी खत्म हो जाएगा या फिर अगर क्लोज कर दोगे तो. और ये एक्सट्रीम एक्शन जिसका कतई भी कोई रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है. तो सेकंड वन डज नॉट फॉलो. ऑप्शन ये आंसर होगा कि ओनली वन फॉलोज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चन. हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है. अब आर्ग्यूमेंट देखो स्ट्रॉन्ग कब हो सकता है कि जब आर्ग्यूमेंट हमारा गिवन है वहाँ पे यस में है या नो में है. इससे आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं होता है. आर्ग्यूमेंट जो बाद में लॉजिक दे रहा है, अपना रीजनिंग दे रहा है, जो रैशनल दे रहा है कि क्यों हमें उस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट के साथ जाना चाहिए, दैट रीजनिंग इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वीक होगा. स्टेटमेंट कह रहा है शुड द गवर्नमेंट बैन ऑल प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दैट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर मैनेजमेंट इंट्रेंस एग्जामिनेशंस. Should government ban all private coaching institutes that prepare students for management entrance examination? Argument number 1, yes, it should. These institutes create an uneven playing field, heavily biased towards affluent urban students who can afford expensive coaching, creating inequality in the selection process. Argument number 2, no, these institutes provide structured guidance, practice tests, and academic support that many students may not receive through their regular education. तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है हमारा कि कर देना चाहिए बैन. क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि बिकॉज दीज इंस्टीट्यूट्स क्रिएट एन अनइवन प्लेइंग फील्ड. दे आर हैवीली बायस्ड टुवर्ड्स एफ्लुएंट अर्बन स्टूडेंट्स who can afford expensive coaching, creating inequality in the selection process. तो दिस मेक्स सेंस. तो आर्ग्यूमेंट सही है, आर्ग्यूमेंट सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको सपोर्ट करेंगे. यहाँ ये आर्ग्यूमेंट सही है. ठीक है, सेकंड आर्ग्यूमेंट कह रहा है नो, दी इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस. यही बात सही है. प्रैक्टिस टेस्ट एंड एकेडमिक सपोर्ट दैट मेनी स्टूडेंट्स मे नॉट रिसीव थ्रू देयर रेगुलर एजुकेशन. तो अगर उनको बैन कर दिया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि कई सारे स्टूडेंट्स को जो अभी हेल्प मिल रहा है, स्ट्रक्चर गाइडेंस मिल रहा है, वो मिलना बंद हो जाएगा. प्रैक्टिस टेस्ट एंड एकेडमिक सपोर्ट जो कि उनको रेगुलर एजुकेशन से नहीं मिल पा रहा है. तो दैट इज वाई बंद करना सही नहीं है, बैन करना सही नहीं है. तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है. फर्स्ट का लॉजिक भी सही है कि बैन कर देना चाहिए. क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि अनइवन प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में. तो दैट इज द रीजन कि सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से. सो दैट इज ऑल्सो फाइन. और नो के पीछे का भी रीजन सही है कि स्ट्रक्चर गाइडेंस दे रहा है, प्रैक्टिस दे रहा है, तो उसकी वजह से जरूरी भी है. तो नेसेसरी ईविल है, भले ईविल हो पर जरूरी है. दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं. बोथ आर स्ट्रॉन्ग, बोथ 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेटमेंट कह रहा है हमारा दिल्ली गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड अ कंप्लीट बैन ऑन द यूज ऑफ फायर क्रैकर्स इन द लास्ट दिवाली ड्यू टू पॉल्यूशन एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज अ वैलिड assumption फॉर द गिवन स्टेटमेंट. दिल्ली गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है कंप्लीट बैन ऑन द यूज ऑफ फायर क्रैकर्स. तो कौन सा हमारा ऑप्शन होगा जो कि एक वैलिड assumption हो सकता है इसके पीछे? assumption यानी कि बेसिस, फंडामेंटल बेसिस फॉर दिस स्टेटमेंट टू बी देयर. ओके, यानी कि कोई ना कोई रीजन होगा जिस वजह से बैन किया होगा, तो वो रीजन कहीं ना कहीं ऑप्शन में हमारा गिवन होगा. ऑप्शन ये कह रहा है इट इज कंसीडर्ड इनऑस्पिशियस टू बर्न फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली फेस्टिवल. तो क्या ऐसा है? डेफिनेटली नॉट. ऑप्शन ए को रिजेक्ट कर देंगे. ऑप्शन बी, पीपल वांट टू सेलिब्रेट दिवाली ओनली विद लाइट्स एंड नॉट विद फायर क्रैकर्स. अगेन ये हमारा जजमेंट हो सकता है बट सही नहीं है, इनकरेक्ट है. ऑप्शन सी, चिल्ड्रन प्रेफर वॉचिंग मूवीज एंड प्लेइंग वीडियो गेम्स इंस्टेड ऑफ बर्निंग क्रैकर्स. तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. ऑप्शन डी कह रहा है बर्निंग ऑफ क्रैकर्स इंक्रीजेज द स्मोक which increases the level of pollution in the city. तो ये रीजन हो सकता है जिसकी वजह से कि the government might have banned the firecrackers, complete ban on firecrackers because of the smoke which creates pollution, which increases the level of pollution. So option D is the answer. Okay, next question. If P $Q means P is the father of Q and then हमें साइंस मेंशन है, P is the mother of Q and so on, which of the following expression conclusively shows that A is the paternal uncle of B. अब रिलेशनशिप हमें कौन कौन से गिवन है? फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर. तो कैसे ए और बी के बीच का रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करोगे या क्लियरली एलोकेट कर पाओगे? ए इज पैटर्नल अंकल यानी चाचा है, अंकल है ऑफ बी. तो यहाँ पे हो सकता है कि बी का फादर का ब्रदर होगा, है कि नहीं? बी का फादर कैसे डिनोट करोगे? फादर वाला सिंबल कहाँ पे है? तो $Q दैट इम्प्लाइज P इज द फादर ऑफ Q. तो डॉलर का साइन आ गया यहाँ पे, और फिर ब्रदर के लिए साइन आ जाएगा हमारा दैट ऑफ @ तो दिस शुड बी पैटर्न. और ए शुड बी है, फिर फादर में तो कुछ भी हो सकता है.
ठीक है, सो आंसर हमारा कौन सा होगा, A@समथिंग $B, विच इज ऑप्शन बी, ये आंसर हो जाएगा। अगर डायरेक्टली ऐसे क्लिक नहीं करता तो फिर हम उस केस में ऑप्शंस को यूज करते, देखते कौन सा ऑप्शन क्या कह रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, A@C#B, ठीक है। सो ए और सी के बीच में कनेक्शन क्या है, एट द रेट, यानी कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ सी, ब्रदर है यानी कि ए शुड बी मेल, मेल यानी पॉजिटिव और फीमेल के नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। सो ए इज ब्रदर ऑफ बी, और फिर बी, सॉरी ब्रदर ऑफ सी, और C#B, हैश क्या है, मदर, तो सी इज मदर ऑफ बी। तो इस केस में ए क्या होगा, ए इस केस में मैटरनल अंकल हो जाएगा, हमें चाहिए पैटर्नल अंकल, दैट इज वाई फर्स्ट वाला पार्ट इनकरेक्ट होगा। सेकंड वाले केस में हमें क्लियर मिलेगा कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, सॉरी ब्रदर ऑफ सी, बट सी क्या है, फादर है, सी इस केस में फादर है, तो डेफिनेटली ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी, तो दैट्स वाई बी विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Sonam and Sheetal have the same office and they walk towards their respective homes. Sonam walks 12 kilometers towards the north, then turns right and walks 5 kilometers and reaches her home. Sheetal goes south for 12 kilometers and but turns to the left and covers a distance of 15 kilometers to reach his house. What is the minimum distance between their houses? Sonam and Sheetal. They start from a common point. Then Sonam walks towards 12 kilometers towards north. Okay, so north, south, east, and west. Sonam walks 12 kilometers towards north. Afterwards, she turns right and walks 5 kilometers and reaches her home. So this is home of Sonam. For Sheetal, she walks south 12 kilometers and then she turns left and covers a distance of 15 kilometers. So we need to find out distance between their houses, minimum distance between their houses. Total distance क्या आएगा, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। ट्रायंगल फॉर्म होगा हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल, so this gap because this is 5, so this length here this will be 10, और ये लेंथ हमारा 12 + 12 यानी कि 24 आ रहा है, तो एक साइड 24 है, एक साइड 10 है, तो 12, 5 और 13 वाला ऑर्थोगोनल बन रहा है, और जस्ट डबल डायमेंशन है 24, 10, यानी कि हाइपोटेन्यूज मस्ट बी इक्वल 26, यानी 26 किलोमीटर्स विल बी डिस्टेंस बिटवीन द हाउसेज ऑफ सोनम एंड शीतल। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, इजंट इट सो, क्लियर है, 26 किलोमीटर्स विल बी आवर आंसर। ओके, परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। In a specific code language, matrix vector space is coded as 749, space product determinant is coded as 925, and vector base product is coded as 451. So what is the code for the word determinant? अब determinant word हमारा mentioned है in this statement, space product and determinant, ठीक है। तो पहले स्पेस का कोड निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। स्पेस आ रहा है दो स्टेटमेंट में, मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस और स्पेस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट में। स्पेस के लिए कोड क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 9, 9 कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है। तो स्पेस का कोड होगा 9, तो 9 तो कैंसिल कर दो, 9 कैन नॉट बी द आंसर। फिर प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट हमारा कॉमन आ रहा है इन सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट, और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 भी आंसर नहीं हो सकता, यानी आंसर मस्ट बी इक्वल टू 2, ऑप्शन सी विल बी द आंसर, 2 विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Pointing to a picture on the wall, Mohan said that woman was the mother of the daughter of the son-in-law of the father-in-law of the mother of my son. तो मोहन के सन की मदर कौन हुई, ठीक है, मोहन के सन की मदर विल बी मोहन्स वाइफ, ठीक है, मोहन्स वाइफ। तो सन्स मदर, मदर का फादर इन लॉ विच विल बी मोहन्स फादर, ठीक है, दिस इज मोहन, तो इट विल बी मोहन्स फादर, एंड फादर इन लॉ सन इन लॉ, फादर इन लॉ का सन इन लॉ कौन हुआ, यानी कि फादर इन लॉ की डॉटर, यानी कि मोहन की सिस्टर का हस्बैंड विल बी सन इन लॉ, एंड सन इन लॉ डॉटर्स मदर, सन इन लॉज डॉटर्स मदर विच इज सिस्टर ऑफ मोहन, दैट वुमन इज सिस्टर ऑफ मोहन। क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज मोहन रिलेटेड टू द वुमन इन दैट पिक्चर, तो सिस्टर है मोहन की, बट मोहन क्या होगा, मोहन उसका ब्रदर होगा, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। अगर सिस्टर ऑप्शन में गिवन भी होता तो भी हम आंसर करते ब्रदर, बिकॉज मोहन इज ब्रदर ऑफ दैट वुमन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a certain code language, if summer is coded as S21, M13, E18, and winter is coded as W9, N20, E18, so what will be code for autumn?
समर का कोड गिवन है हमें S21M13E18। तो यानी कि S के लिए कोड ऐसे ही है, U के लिए कोड आ रहा है 21 और M का कोड अगेन M है। हर अल्टरनेट टर्म्स पे हम कोड बदल रहे हैं, यानी कि फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ और नंबर जो हमारा लेटर है उसके लिए कोड सेम ही लेटर है, और इवन नंबर वाले के लिए U के लिए कोड इज 21, फॉर M कोड इज 13, फॉर R कोड इज 18। तो ये क्या है हमारी, दीज आर बेसिकली प्लेस वैल्यूज। U 21st लेटर है, 21 कोड है। M 13th लेटर है, 13 कोड है। R 18th लेटर है, तो हमारा 18 कोड है। ठीक है, ध्यान रखना है E J O T Y, E 5th लेटर, J 10th, O 15th, T 20th एंड Y 25th। सेम प्रोसेस है विंटर के लिए भी, तो ऑटम के लिए निकाल देता हूँ। ए की जगह ए आएगा, यू की जगह 21 आएगा, टी की जगह पे 20 आएगा, यू की जगह फिर से 21, सॉरी 20 नहीं आएगा, टी की जगह टी ही आएगा। फिर यू के लिए 21 आएगा, एम के लिए आएगा एम, और एन के लिए आ जाएगा 14। तो ए 21, टी 21, एम 14 विल बी आवर आंसर, विच इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट वन, if 15th February 2024 was a Thursday, Independence Day in 2024 was celebrated on which of the following days? 15th Feb is Thursday। 15th Feb से आगे बढ़ते हैं, 15th अगस्त तक पहुंचते हैं कि हमारा कौन सा डे आएगा 15th अगस्त तक। ठीक है, तो क्योंकि दिस इज 2024 विच इज अ लीप ईयर, क्योंकि फरवरी हमें 29 डेज की होगी। 15 फेब ऑलरेडी हो चुका है, 15 फेब को दिस इज ट्यूसडे, थर्सडे, थर्सडे। अब नंबर ऑफ डेज कितने बचे फरवरी, 14 डेज बचे, 14 डेज फेब में बचे। फिर मार्च में 31 डेज, अप्रैल में 30 डेज, मई में 31 डेज, जून में 30 डेज, जुलाई में 31 डेज एंड अगस्त में, क्योंकि 15th को ही हमें डेट चाहिए, 15 डेज। अब यहाँ पे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ऑड डेज, यानी कि नंबर ऑफ वीक्स को हटा दो जो कंप्लीटली जा रहे हैं, 7 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर बचने वाला वही इंपॉर्टेंट है। 14 डेज फरवरी में, कि एक्स्ट्रा डेज कितने बच रहे हैं, जीरो, जीरो, यानी जो 15th को हमारा डे है वही सेम 29th को भी होगा। मार्च में 31 डिवाइड बाई 7, 3 रिमाइंडर बचा। अप्रैल में 2 रिमाइंडर बचा, मई में 3 बचा, जून में 2 बचा, फिर जुलाई में 3 बचा, और अगस्त में बचा है हमारा रिमाइंडर। ओके, अब यहाँ से भी सबको ऐड करो और ऐड कर 7 से डिवाइड कर रिमाइंडर देखो, 3 + 2 5 + 3 8 + 2 10 + 4 14, विच इज अगेन अ मल्टीपल ऑफ 7। रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे हमारा जीरो, क्योंकि जीरो एक्स्ट्रा डेज आर देयर, जीरो ऑड डेज आर देयर। अगर जीरो एक्स्ट्रा डेज है, दैट एम्प्लाइज कि 15 अगस्त को भी हमारा डेट सेम होगा, डे सेम होगा, इट विल ऑल्सो बी अ थर्सडे, थर्सडे ही होगा, ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 PM एंड 5 PM विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक कोइंसाइड? कोइंसाइड करेंगे यानी कि एंगल क्या होगा बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, एंगल विल बी 0 डिग्रीज, और फॉर्मूला फॉर एंगल इज थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 30h माइनस 11/2 m, और 4 से 5 के बीच में h की वैल्यू तो इक्वल टू 4 होगा, h को 4 पुट कर दो, और थीटा हमारा 0 आ रहा है। जब 0 आ रहा है तो मॉड को हटा ही दो सीधे, क्योंकि 0 के लिए प्लस 0 माइनस 0 क्या है, 0 इज इक्वल टू 30 × 4 माइनस 11/2 m, यहाँ से 11/2 m आ गया हमारा इक्वल टू 120, m विल बी इक्वल टू 240/11, 11 2s आर 22, फिर बचा 20, 21 एंड 9/11 मिनट्स, यानी कि 4 PM से 21 एंड 9/11 मिनट्स के बाद में हमारा द हैंड्स विल बी कोइंसाइडिंग, विच इज ऑप्शन सी आंसर, ऑप्शन सी विल बी द आंसर इन दिस केस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो देयर इज अ सीरीज वी नीड टू फाइंड आउट कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म, और सीरीज हमारी कह रही है 4 2 2, 4 देन 2 देन अगेन 2 देन 3 देन 6 एंड 15। तो पहले तो सीरीज में हमारे नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं, फिर इंक्रीज हो रहा है, पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ भी डिक्रीज में क्या है, कैसा है, 4 से 2 पे आए, 2 से फिर 1 2 पे गए, यानी कि अगेन सेम नंबर आ रहा है हमारा, फिर 3 हो रहा है, फिर 6 हो रहा है, फिर 15 हो रहा है, यानी कि चेंज हमारा स्टीप हो रहा है, पहले डिक्रीज हुआ फिर सेम रहा फिर इंक्रीज हुआ। तो ऐसे केसेस में हमेशा मल्टीप्लिकेशन वाला सिनारियो बन रहा होगा, इजंट इट सो, क्योंकि एडिशन वाला केस होगा तो, या अल्टरनेट वाला कभी कभी केस बन सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे नंबर्स अगर अल्टरनेट देखें तो 4 देन 2 देन 6, तो बहुत ज़्यादा नंबर्स हमें मिल नहीं रहे हैं जहाँ पे अल्टरनेट पैटर्न फाइंड आउट कर पाए, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन वाला सिनारियो बन रहा होगा। बट अगर मल्टीप्लिकेशन वाला सिनारियो बन रहा है तो यहाँ पे 2 से 2 पे ही आ रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 1 हो रहा है कहीं ना कहीं शायद, और 4 से 2 पे जा रहे हैं, यानी कि दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 1/2, हाफ हो रहा है, और फिर 2 से 3 पे जा रहे हैं तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 1.5 या 3/2, तो पहले हाफ मल्टीप्लाई किया
फिर 1 मल्टीप्लाई किया, फिर 3/2 मल्टीप्लाई किया, और नेक्स्ट हमारा डबल हो रहा है यानी कि इंटू 2 कर रहे हैं, और फिर 6 से 15 पे गए यानी कि मल्टीप्लाइंग बाई 5/2। तो 1/2 2 3/2, सॉरी 1/2 1 3/2 2 5/2, यानी कि AP बन रहा है जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या होगा, 5/2 के बाद में आएगा 3, अगर हम 1/2 ऐड कर रहे हैं और फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 50 इंटू 3 दिस विल बी 45। तो नेक्स्ट नंबर विल बी 45, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद का अगला नंबर क्या होगा, इंटू 7/2 करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Z W S N एंड H, सो व्हाट विल बी नेक्स्ट टर्म, Z फिर आ रहा है W, फिर S आ रहा है, देन N, देन H। अगेन यहाँ पे क्योंकि सिंगल डिजिट सिंगल लेटर्स हमें गिवन है, तो कहीं ना कहीं पे शायद उसका जो प्लेस वैल्यू है उसका कनेक्शन हो सकता है। तो पहले Z आ रहा है, Z यानी कि प्लेस वैल्यू क्या है, 26 है Z का, ठीक है। फिर W के लिए प्लेस वैल्यू क्या है, S के लिए तो 19 है, TUVW, तो दिस इज 23, 26 से आया 23 पे, देखिए 3 डिक्रीज किया हमने, 23 से 19 में गया, 4 डिक्रीज किया। एन के लिए वैल्यू क्या है, एन के लिए वैल्यू होगा 14, 5 डिक्रीज किया हमने, और फिर एच के लिए वैल्यू है 8, 6 डिक्रीज कर रहे हैं। तो क्लियरली पैटर्न बन रहा है, 3 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 4 किया, फिर 5 किया, फिर 6 किया। तो अब आगे क्या करेंगे, आगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 8 माइनस 7 यानी 1 हो जाएगा। ए मस्ट बी द नेक्स्ट लेटर, ऑप्शन सी इज द आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सेलेक्ट अ वेन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन। इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, 3 स्टेटमेंट गिवन है। अगेन सिलोजिज्म टाइप का क्वेश्चन है। सम बॉयज कैन सिंग, सम बॉयज कैन डांस, सम बॉयज कैन सिंग एज वेल एज डांस, सिंग एंड डांस, ठीक है। तो सम बॉयज कैन सिंग, तो अगर हम बॉयज का सेट बनाते हैं तो बॉयज का सेट और सिंग के सेट में कुछ कॉमन होना चाहिए, तो सम बॉयज कैन सिंग फॉर श्योर। अब सेकंड कह रहा है सम बॉयज कैन डांस, तो इसके साथ डांस का सेट हमें सेपरेट बनाना चाहिए था, और फिर कुछ क्वेश्चन कॉमन रहता। बट थर्ड स्टेट में कह रहा है सम बॉयज कैन सिंग एंड डांस, यानी कि कुछ बॉयज हमारे दोनों काम कर रहे हैं, सिंग भी कर रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं। तो हमें सिंग और डांस वाला सेट आसपास बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, तब तो पाएगा कि सम बॉयज कैन सिंग, सम बॉयज कैन डांस एंड सम बॉयज कैन सिंग एज वेल एज डांस। अब हमारा ये प्रॉपर डायग्राम बन रहा है, यही डायग्राम हमें ऑप्शन में ढूंढना है। ऑप्शन में कौन सा आंसर आ रहा है, ऑप्शन हमारा लास्ट वाला, दैट मस्ट बी द आंसर, ओके। क्योंकि पहले वाले केस में क्या है, पहले वाले केस में देखो 2 पार्ट तो हमारे सही आ रहे हैं, पहला स्टेटमेंट आ रहा है, दूसरा आ रहा है, बट थर्ड नहीं आ पा रहा है ना, थर्ड नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये, पहला तो हो रहा है, दो दूसरा भी हो रहा है, थर्ड वाला नहीं हो पा रहा, तो दिस इज नॉट करेक्ट, इजंट इट। और सेकंड वाले केस में भैया सिंग और डांस में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड में भी सिंग और डांस में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। भाई सम बॉयज कैन सिंग, ये तो थर्ड में भी हो रहा है, सम बॉयज कैन डांस, ये थर्ड में भी हो रहा है, बट प्रॉब्लम ये है सिंग और डांस में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ओके। सो ये नहीं पॉसिबल है। अच्छा, एक और डायग्राम बन सकता था कि अगर हम बॉयज़ का सेट बनाएं और उसके अंदर सिंग वाला सेट बनाएं और डांस वाला सेट बनाएं, ठीक है, बॉयज़ का सेट एंड देन सिंग एंड डांस। तो ये भी सेट डायग्राम बुरा नहीं है, गलत नहीं है, ये भी बन सकता है। सम बॉयज़ कैन सिंग यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, सम बॉयज़ कैन डांस ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, सम बॉयज़ कैन सिंग एंड डांस ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, कि दिस कैन ऑल्सो बी अ पॉसिबल डायग्राम। तो ये भी सही है और ये डायग्राम भी ठीक होता है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस फॉलोज इमेज सी इन द सिमिलर वे एज इमेज बी फॉलोज इमेज ए। तो ए और बी का जो कनेक्शन है, सेम कनेक्शन हमें सी और डी का ड्रॉ करना है, तो डी का इमेज हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ए और बी में कनेक्शन क्या दिख रहा है, ए में हमें दिख रहा है एक पेंटागन, और बी में वो पेंटागन हमारा क्या हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है, इन्वर्ट हो जा रहा है। बट यहाँ पे स्टार गिवन है, स्टार गिवन है, तो स्टार इन्वर्ट हो जाएगा, तो इन्वर्ट होकर कैसा बनेगा ये, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा, मतलब डायग्राम को भूल जाना है जैसा बना रहे गंदा से, पर समझ गए होगे, तो कुछ कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है। सो क्योंकि ऊपर हमारा एक टिप आ रहा है तो वो बॉटम में आ जाएगा, और बॉटम में 2 आ रहे हैं तो वो टॉप पे आ जाएंगे, रिवर्स इन्वर्ट हो जाएगा हमारा इमेज, ठीक है, क्लियर है। और इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा मेंशन है, एक लाइन मेंशन है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द राइट हैंड साइड ऑन ए, और बी में लेफ्ट हैंड साइड में है। तो सिमिलरली क्योंकि हमारा राइट से लेफ्ट हो गया, सेम कहानी यहाँ पे हो गया, यहाँ पे टॉप पे है, दैट विल बी इन द बॉटम। फिर हमें बैग मेंशन है BAG, और फिर यहाँ पे नंबर्स मेंशन है 217, बी के लिए 2 मेंशन है, ए के लिए 1 मेंशन है, और जी के लिए 7, यानी कि देयर प्लेस वैल्यूज आर मेंशन।
सेम कहानी होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि ए में लेफ्ट में है और बी में राइट में है, तो यही सेम स्टोरी होगा यहाँ पर। एफ ए डी मेंशन बॉटम में, तो टॉप पे जाएगा, एफ की जगह 6 आएगा, ए की जगह 1 आएगा, डी की जगह 4 आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? आंसर मस्ट बी दिस इमेज हियर 614। ओके, आंसर हमारा विल बी दिस ऑप्शन। क्या क्लियर है? ठीक है। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस इन दिस सेशन। आई बिलीव जो भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए सारे समझ में आएंगे। फिर भी कहीं किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना। सेशन अगर पसंद आया उसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों करना है। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।